नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। उज्जैन में आपका स्वागत है। उज्जैन में एक बार फिर सक्रिय हुई फेसबुक गैंग के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कुल 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 6 नाबालिग हैं। दरअसल सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी गैंग संचालित करने वाले मुख्य आरोपी ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें वो बंदूक ताने हुए खड़ा था। फोटो पुलिस के हाथ लगा और जिला साइबर पुलिस ने शहर के युवाओं की गैंग का पर्दाफाश कर उन्हें गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। खास बात इसमें यह है कि कुछ युवा नाबालिग हैं और स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे 13 युवाओं की टीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी सोशल मीडिया, फेसबुक और अन्य साइट पर गैंग के फोटो डालते थे, जिसमें हाथों में हथियार सहित डराने के लिए गैंग के सदस्य रसूख दिखाने के लिए अपने फोटो पोस्ट करते थे। आज उज्जैन एसपी सत्येंद्र शुक्ल ने नाबालिग के परिजनों को बुलाकर समझाइश भी दी है। ये सभी युवा सोशल मीडिया पर सक्रिय थे, जो ग्रुप बनाकर प्लानिंग करते थे। इससे पहले भी पुलिस जिले में 2 गैंग का खुलासा कर चुकी है, जिसमें सबसे चर्चित था दुर्लभ कश्यप हत्याकांड और उसी की वजह से पुलिस सक्रिय हुई थी। इस बार बनी फेसबुक की यह गैंग क्रिकेट खेलने के दौरान बनी थी नाबालिग की फेसबुक गैंग, जो आज पुलिस के हत्थे चढ़ गई। बच्चा गाड़ी पे रहता है। ये लॉकडाउन हुआ और ये गाड़ी पे से आया और 2-3 बार गया वो। एक बार तो दीपक घर पे बुलाने आया था। उससे मैंने बोला, मैंने भैया तू क्यों के लिए बुलाने आया तुम? बोले मैं तो ऐसे ही जाएगा। बोले आज के बाद मैं नहीं हूँ। मैंने भैया तू आए मत मेरा घर पे, तू कहीं के लिए बुलाए तू कहीं। ऐसे भी दीपक को समझा दिया था मैंने, मैं बेटा कल से ज़्यादा तुमने माथा पूड़ी होएगा, मैं थारा पीछे सब पिसाएगा और तुम ये नकली गन नहीं, ये फालतू छोरी चक्का छुरी कोई तो ये मजाक मस्ती कर रहा, तुम किसी दिन लपक के हुई जाएगा। या मैं 2 बार 3 बार को समझाया सही। बोला हाँ आंटी जी, बोला भाई ऐसा काम नहीं होएगा। बोले हम नाला खेड़ा सार्थक नगर में रहते हैं, वहाँ क्रिकेट खेलने जाते थे ग्राउंड में, तो हमारी वहाँ पर जान पहचान उनसे। किन लोगों से? दीपक अहिरवाल से। वो क्या करते थे? वो एक गैंग बना के वहाँ बैठते थे, गांजा वगैरह पीते थे। हम क्रिकेट खेलने जाते थे, वो हमसे फ़ोटो शूट का बोलते थे, हम उनकी फ़ोटो पिक वगैरह खींचते थे। और हमारी सोशल मीडिया टीम जो हमारी आईटी सेल है, उसकी लगातार मॉनिटरिंग करती रहती है और इस पर हम कोई भी इस तरह की अवैध गतिविधियां, जैसे कि लोग कई बार अपना किसी वेपन के साथ पोस्ट डाल रहे हैं, कोई आपत्तिजनक वायरल वीडियो कर रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं, तो इन सब पे हमारी नज़र है और इस पर हमारा लगातार काम चल रहा है। बंगाल में आए यास तूफान के बाद उज्जैन में भी इसका असर देखने को मिला था। उज्जैन शहर में पहली बार बारिश के साथ साथ 50 किलोमीटर से अधिक की तेज रफ्तार का तूफान का भी सामना शहर वासियों ने किया था, जिसके कारण शहर में 300 से अधिक पेड़ धराशायी हो गए थे। बड़े बड़े बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर तक गिर गए थे। शहर में पेड़ों के कारण गुल हुई बिजली करीब 24 घंटे बाद शहर के इलाकों में पहुंच सकी थी। आज करीब 12 दिन बीत जाने के बाद भी शहर में टूटे हुए पेड़, सड़क पर गिरी टहनियां और पेड़ों की डालियां दिखाई दे रही हैं। 25 मई को यास तूफान के बंगाल के तटीय इलाकों में टकराने के बाद अगले दिन 26 मई को उज्जैन में भी यास का असर देखने को मिला था। शहर में जमकर बारिश के साथ साथ तेज तूफानी हवाएं भी चली थी, जिसके कारण शहर के बड़े छोटे पेड़ धराशायी हो गए थे, जिस पर से अब उज्जैन नगर निगम कमिश्नर जगदीश सिंघल ने कहा है कि हमारी प्राथमिकता सबसे पहले मुख्य सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने की थी। इस काम में भी करीब 2 दिन लग गए। इसके बाद निगम की टीमें लगातार काम कर रही है और मानसून के मौसम के चलते पहले गिरे हुए पेड़ों की टहनियां, झाड़ियां हटाने का काम करा रही हैं, ताकि बारिश के कारण लटकर ये छोटी झाड़ियां सड़क पर किसी राहगीर पर नहीं गिर जाए। इसके बाद शहर के हिस्से में गिरे हुए किनारों पर रखे पेड़ों को हटाने का काम शुरू किया जाएगा। शहर के कई बड़े छोटे इलाकों में आज भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो आज ही तूफान शहर को छू कर गया हो।
जिसमें कालिदास एकेडमी, देवास रोड, कोठी पैलेस रोड, मक्सी रोड ब्रिज के पास, इंदौर रोड और देवास रोड की कॉलोनियों में आज भी पेड़ गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नगर निगम कमिश्नर दावा कर रहे हैं कि जल्द ही शहर से इनकी सफाई कर दी जाएगी। अभी हम लोगों ने टीम्स को, क्योंकि अब ये साइड में कर दिए गए हैं, तो अभी टीम्स को ये निर्देशित किया गया है, क्योंकि बारिश फिर से अभी मानसून का अंदाजा है कि हो सकता है जल्दी भी आ जाए। तो ऐसी इस आंधी में कई डालियां तो गिर गई थी, कई ऐसी झूल गई थी जिनकी रिस्क है कि हो सकता है अगली बार के तूफान में या तेज बरसात में गिरें। तो अभी हमने टीम्स को ये बोल रखा है कि पहले उनको हम प्रायोरिटी देके उन चीज़ों को हम क्लियर करा लें, और उसके बाद जो है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि फिर से कहीं नुकसान ना हो, और फिर जो साइड पड़े हुए हैं उन सबको भी हम लोग उठवाने का अभियान। दुले सिंह पिता तके सिंह निवासी चिकली तहसील तराना ने थाना माकड़ोन पुलिस पर झूठा प्रकरण दर्ज करने का आरोप लगाया है। एडिशनल एसपी रविंद्र वर्मा को पुलिस कंट्रोल रूम पर ज्ञापन सौंपते हुए दुले सिंह ने कहा कि 3 मई 2021 को सुबह करीब 8:30 बजे माकड़ोन थाने पर हरि सिंह पिता बहादुर सिंह एवं उनके अन्य साथियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने गया था, लेकिन पुलिस ने मेरे एवं मेरे परिवार वालों के खिलाफ ही झूठा प्रकरण दर्ज कर लिया। किसान दुले सिंह ने बताया कि मेरे भतीजे भूपेंद्र सिंह पिता कालू सिंह को धर्मेंद्र सिंह पिता कालू सिंह एवं उनके अन्य साथियों ने मिलकर जबड़े पर तलवार से वार किया, जिससे उनकी हालत गंभीर है एवं उनका ऑपरेशन हुआ है, लेकिन दोषियों पर जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वे खुलेआम घूम रहे हैं, मुझे एवं मेरे परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उनके द्वारा थाने पर भी मेरे परिजनों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है, जबकि घटना के समय हम लोग घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थे। हरि सिंह, धर्मेंद्र सिंह, बबलू, बंटी, लक्ष्मण सिंह, नहार सिंह निवासी गण चिकली द्वारा मंदिर में पूजा करने की बात पर मेरे साथ गाली गलौज की एवं तलवार से मुझे मारा, जिससे मुझे हाथ एवं पैर पर चोट लगी। घटना के समय प्रकरण में आरोपी बनाए गए देवेंद्र सिंह एवं पप्पू सिंह पिता दुले सिंह राजपूत घटना स्थल पर मौजूद तो नहीं था। वहां मेरे गांव के मोहनलाल की लड़की को लेने के लिए 60 खेड़ा तहसील गोरठ जिला मंदसौर गया था, जिसकी पुष्टि टावर की लोकेशन निकाले जाने पर हो सकती है। उक्त घटना के समय मेरे वहां पर स्थित ग्राम शामगढ़ में पेट्रोल पंप पर भी पानी पिया था। 3 मई को लगभग सुबह करीब 8:30 बजे बाबा किसान पेट्रोल पंप पिपलोन रोड पर पेट्रोल डलाकर 60 खेड़ा जा रहा था। हमारे बालक को उधर से आ रहा था, कुएं पे जा रहा था, तो उसको कुराड़ी में ये तलवार मार दी, पूरा जबड़ा कट गया उसका, और ऑपरेशन हुआ 1 महीना हो गया है। वो दूध और पानी पी रहा है, उसकी हालत बिल्कुल गंभीर है। और हम रिपोर्ट करने गए थे, हमारी रिपोर्ट आज तक बिल्कुल नॉर्मल लिखी है, और सामने वाले ने कुछ पैसा दे लेके हमारे ऊपर 307 ये धाराएं लगवा दी। हम जेल भी गए, 1 महीना रह के आए। श्रीमान महामंत्री है और वरिष्ठ समाज सेवी है, समाज के हर वर्ग के लिए काम करते रहते हैं। इनके साथ में सोची समझी साजिश के तहत इनके साथ में घटना की गई और इनके बालक के ऊपर सिर पे चोट आई है, और उल्टा पुलिस ने इनके ऊपर धारा 307 लगा दी और इनको जेल पहुंचवा दिया। अपराधियों को खुलेआम छोड़ दिया गया है। अपराधियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उज्जैन जिला शासन और पुलिस की तमाम समझाइश के बावजूद भी लोग नियम कायदे मानने को तैयार नहीं और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। नियम विरुद्ध अपनी दुकानें खोलकर व्यवसाय करने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को इसी क्रम में कोतवाली पुलिस ने नियम विरुद्ध खोली गई 3 दुकानों को सील कर दिया और दुकान संचालकों को समझाइश दी गई। हालांकि इस दौरान दुकानदार पुलिस और प्रशासन की टीम से भी बहस करते नजर आए। सीएसपी कोतवाली डॉक्टर पल्लवी शुक्ला के मुताबिक कोरोना गाइडलाइन के तहत एक दिन छोड़कर लेफ्ट और राइट साइड की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कई दुकानदार चोरी छुपके अपनी दुकान
खोल लेते हैं और कोरोना गाइडलाइन पालन नहीं कर रहे हैं। इसी क्रम में आज नियम विरुद्ध खोली गई 3 दुकानों को सील किया गया है। इसमें एक दुकान दौलतगंज में मनोज ट्रेडर की है, जबकि दूसरी दुकान फाजलपुरा स्थित बाबा प्लास्टिक और निकास चौराहा स्थित राज ऑटो पार्ट्स की है। कोविड गाइडलाइंस का फॉलो न करने पर जो कि बताया गया है कि एक बार लेफ्ट हैंड साइड वाली दुकानें ओपन रहेंगी और एक बार राइट हैंड साइड वाली दुकानें ओपन रहेगी। इसका उल्लंघन करने पर पुलिस प्रशासन द्वारा ये संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें हमने 3 दुकानों को सील किया है। एक फव्वारा चौक पे मनोज ट्रेडर्स जो कि दुकान खोलकर और सामान दे रहा था, इसके अलावा राज ऑटो पार्ट्स निकास चौराहा और फाजापुरे में बाबा प्लास्टिक को सील किया गया। उज्जैन की शिप्रा नदी में एक बार फिर खान नदी गंदे नाले का पानी मिल रहा है। यहाँ त्रिवेणी क्षेत्र में स्टॉप डैम ओवरफ्लो होने से पानी शिप्रा में मिलने लगा है। गंदा पानी मिलने का यह क्रम मंगलवार दोपहर तक जारी रहा। दरअसल इंदौर में बारिश होने के कारण वहां के खान नदी गंदे नाले का पानी शिप्रा नदी में आकर मिल जाता है। पिछले 1-2 दिनों में इंदौर में हुई लगातार तेज बारिश का यह असर है कि यह खान नदी गंदे नाले का पानी पहुंच गया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि शिप्रा नदी में यह पानी रामघाट तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। उज्जैन के नरवर स्थित कृषि भूमि पर 35 पीढ़ियों से अधिकार रखने वाले परिवार की जान की दुश्मन यह जमीन बन बैठी है। अपराधी उन्हें षड्यंत्र तथा बलपूर्वक हटाना चाहते हैं और पुलिस की आला अधिकारी सीएसपी उनकी हर संभव मदद कर रहे हैं। उक्त आरोप नरवर के कचहरी परिसर निवासी कनक बली झाला तथा उनके पुत्र राव हिमात व सिंह झाला पिता स्वर्गीय शैलेंद्र सिंह ने लगाया है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि ग्राम नरवर में कृषि भूमि को लेकर विवाद चल रहा है, जिस पर 6 जून को अपराधियों व पुलिस की मिलीभगत से संपत्तियों पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। माता कनक बली ने बताया कि यह हमारी पैतृक संपत्ति है, जिस पर 35 पीढ़ी से कब्जा एवं अधिकार है। इस भूमि की रजिस्ट्री षड्यंत्र पूर्वक इस्लाम पटेल ने करवा ली, लेकिन जिससे उन्होंने क्रय करना बताया है वह बेचने का अधिकार ही नहीं है। इस मामले में हमने आपत्ति दर्ज करवाते हुए रेवेन्यू कोर्ट में व सिविल कोर्ट में अपना दावा प्रस्तुत किया है। तहसील कोर्ट में मामले की जांच जारी है। साथ ही एसडीएम कोर्ट ने उक्त संपत्ति पर स्टे प्रदान कर रखा है। बावजूद 6 जून को गंभीर अपराध की फिराक में 5 से 6 चौपहिया वाहनों में लॉकडाउन तोड़ते हुए हथियारबंद बदमाश ग्राम नरवर पहुंचे। यहाँ सीएसपी हेमलता अग्रवाल सीधे हमें धमकाते हुए बदमाशों को खेती करने के लिए निर्देशित करने लगी। एक तहसीलदार मेशराम जी और दूसरे सीएसपी हेमलता अग्रवाल जी, दोनों हमको ये नहीं मालूम कि किस तरह से क्या करते हैं वो और कैसे वो प्रभावित हो जाते हैं उनसे कि हमारे अगेंस्ट वो ज़रूर वो संडे के दिन लॉकडाउन, जब घोर लॉकडाउन लगा रहता है तभी उनके सब लोग आते हैं हमारे यहाँ और फिर हम लोग को ही बोलते हैं कि आप यहाँ से हटो नहीं तो हम आपको जेल में बंद कर देंगे। जो हमारा पुलिस को अधिकार क्या है पहले बताएं कि कब्जा हटाने का पुलिस का क्या अधिकार है? माहौल बिगड़ने पर था। ऐसे में भी अपराधियों को पकड़ने व हथियार जब्त करने की बजाय सीएसपी हेमलता अग्रवाल अपराधियों को क्लीन चिट देकर वापस भेजने की उधेड़ बुन में लगी रही और उन्होंने किया भी यही। सारे बदमाश रवाना कर दिए गए, वो भी बिना वाहन चेकिंग के। मां तथा पुत्र ने एसपी से मांग की है कि वीडियो फुटेज, फोटो के आधार पर अपराधियों की पहचान हो तथा पूरे मामले की जांच करवाते हुए सीएसपी हेमलता अग्रवाल पर भी अपराधियों को संरक्षण देने पर उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही कहा है कि हमें एवं परिवार को अपराधियों से जान का खतरा भी है। किसी प्रकार की जनहानि हुई तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेना होगी। इस पे हम लोग ने एसडीएम कोर्ट में स्टे ले लिया है, जिसके चलते जिनको संडे को लॉकडाउन के दिन ये 2 जिले पार करके यहाँ पे आए नरवर में और 50 गुंडे साथ में लेके आए और गाड़ी भर के हथियार के साथ हथियार थे उनके गाड़ी में, जिसको हमने वीडियो एविडेंस भी प्रेस में प्रोवाइड करा है।
और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि आप हथियार चेक करवाइए पुलिस वालों से। पुलिस वालों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है, बल्कि सीएसपी मैडम ने वहाँ से सब मामला रफा दफा करने की कोशिश करी और मेरे को उल्टा धमकी दी कि आप ज़मीन से हटिए, जबकि मैं वहाँ पे काबिज हूँ। उस ज़मीन पे मेरा कब्जा चला आ रहा है, निरंतर चला आ रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने महाकालेश्वर मंदिर विकास योजना, जिसमें मृदा योजना, महाकालेश्वर परिसर विस्तार योजना, सड़कों के चौड़ीकरण, भूमि का अधिग्रहण आदि कार्य शामिल है, की समीक्षा बैठक लेकर लॉकडाउन के कारण रुके हुए कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने मृदा से संबंधित ऐसे सभी कार्य जो जून माह में पूर्ण होने थे, उनको लॉकडाउन के कारण सितंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बैठक में नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, एडीएम एवं महाकालेश्वर मंदिर प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी, यूडीए सीईओ एसएस रावत, एसडीएम संजय साहू, स्मार्ट सिटी के धर्मेंद्र वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। त्रिवेणी संग्रहालय से चारधाम मंदिर तक की सड़क निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के तहत धारा 19 व धारा 21 की कार्यवाही इसी सप्ताह पूर्ण करने के लिए कहा गया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर के आगे 11 मकानों के अधिग्रहण के लिए धारा 21 की अधिसूचना इसी सप्ताह जारी करने के निर्देश दिए हैं। चारधाम मंदिर से नरसिंह घाट तक के मार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण करने हेतु धारा 11 का प्रकाशन भी इसी सप्ताह करने के निर्देश दिए हैं। महाकालेश्वर मंदिर के सामने की ओर 70 मीटर क्षेत्र के अधिग्रहण की कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए आगामी 15 दिवस में धारा 11 का प्रकाशन करने के निर्देश दिए हैं। बड़ा गणेश से छोटा रुद्र सागर के मार्ग व काल भैरव मंदिर परिसर के विकास के लिए जमीन अधिग्रहण करने हेतु धारा 21 की कार्यवाही भी इसी सप्ताह प्रारंभ करने के लिए कहा गया है। महाकालेश्वर मंदिर में फसाड लाइटिंग का कार्य 15 जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। महाकालेश्वर मंदिर परिसर विस्तार योजना अंतर्गत मंदिर के सामने स्थित 11 मकान व दुकानों का अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए शासकीय विभागों द्वारा नप्ती की गई थी, लेकिन 2 विभागों की नप्ती में अंतर आने के कारण सुबह दोनों विभागों के अफसर पुनः नप्ती करने यहां पहुंचे हैं। महाकालेश्वर मंदिर समिति द्वारा मंदिर परिसर विस्तार योजना अंतर्गत मंदिर चौकी के सामने स्थित है, लेकिन 2 विभागों की नप्ती में अंतर आने के कारण सुबह दोनों विभागों के अफसर पुनः नप्ती करने यहां पहुंचे। महाकालेश्वर मंदिर समिति द्वारा मंदिर परिसर विस्तार योजना अंतर्गत मंदिर चौकी के सामने स्थित 11 दुकान और मकानों का अधिग्रहण किया जाना है। शासन स्तर पर अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग के अफसरों द्वारा अपने अपने स्तर पर अधिग्रहण की जाने वाली दुकानों व मकानों की नप्ती की गई थी, लेकिन दोनों की नप्ती में अंतर सामने आया। इसी के चलते सुबह एसडीएम एवं पीडब्ल्यू विभाग के अफसर पुनः नप्ती प्रक्रिया के लिए यहां पहुंचे। एसडीएम संजय साहू ने बताया कि मुख्य मार्ग से भारत माता मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग की तरफ से 7 और महाकाल थाने की ओर जाने वाले 4 मकानों की पुनः नप्ती होना है। अधिकारियों ने बताया कि जिन मकानों और दुकानों का शासन स्तर पर अधिग्रहण किया जाना है, उनकी लंबाई 50 फीट और इससे अधिक है। महाकाल मंदिर परिसर विस्तार योजना के अंतर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। खास बात यह है कि जिन मकान व दुकानों को अधिग्रहण होना है, उनके मालिक वर्ष 2016 में हाईकोर्ट से केस जीत कर आ चुके हैं। अब प्रशासन द्वारा दोबारा प्रक्रिया शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि दुकानों व मकान मालिकों को 2 गुना मुआवजा दिए जाने के आधार पर अधिग्रहण की कार्यवाही होगी। महाकाल परियोजना से संबंधित विभिन्न भू अर्जन के प्रकरण यहाँ मेरे न्यायालय में प्रचलित हैं। उसी संबंध में जो है आज मौके पर नप्ती करने के लिए गए हुए थे। किस प्रकार की योजना है सर आगे? रोड चौड़ीकरण है या अन्य जो पार्किंग वगैरह के जो भी प्रोजेक्ट महाकाल मंदिर से रिलेटेड चल रहे हैं, उन्हीं के संबंध में जो है ये नप्ती की जा रही है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।